नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, थंबनेल पढ़ के आपको पता चल गया है कि फिनलैंड ने नेटो को ज्वाइन कर लिया है। आज हम इस विषय के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर एक छोटा सा सिटी है, राइट। इसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। आज हम इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। ये जो बॉर्डर है फिनलैंड रशिया के साथ शेयर कर रहा है, ये 1340 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है। और 4 अप्रैल 2023 यानी कि ट्यूसडे को ये हॉट बर्निंग खबर हमें पढ़ने को मिली कि फाइनली फिनलैंड ने नेटो को ज्वाइन कर लिया है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? यूरोप में जो एक बैलेंस ऑफ पावर है, इसमें एक बदलाव आएगा और इसी के साथ साथ रशिया जो है वो और ज़्यादा आइसोलेट या फिर अकेला पड़ सकता है। तो प्रश्न ये उठता है कि फिनलैंड जो ग्लोबल अरीना में इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है, एक लंबे समय से एक न्यूट्रल देश था, इसने अपनी न्यूट्रलिटी को त्याग क्यों दिया? फिनलैंड और रशिया के रिलेशंस के बारे में बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि क्या युद्ध हुए थे तो उसके बाद क्या चीज़ें हुई थी, और नेटो का क्या फ़ायदा होगा, रशिया को क्या नुकसान होगा, और फिनलैंड ने फाइनली नेटो को ज्वाइन करना जो है वो क्यों सही समझा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फिनलैंड के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए। फिनलैंड एक छोटा नॉर्डिक देश है। अब आपके लिए एक प्रश्न है, बताइए कि नॉर्डिक देशों की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन से देश जो हैं वो नॉर्डिक कंट्री का पार्ट हैं? तो ये जो लिस्ट है वो आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है। दिस इज ए क्वेश्चन फॉर यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीलिम्स में ऐसा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि नॉर्डिक देशों में से, या फिर ऐसा प्रश्न हो सकता है कि नीचे गए दिए लिस्ट में से बताइए कि कौन कौन से देश जो हैं वो नॉर्डिक देश या फिर नॉर्डिक ग्रुप के पार्ट हैं। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन कौन से देश जो हैं वो इसके पार्ट हैं। अब मैं 3 आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि फिनलैंड जो है वो अपने आप में क्यों यूनिक है। नंबर 1, फिनलैंड में कंपलसरी मिलिट्री सर्विस है। जैसे इजराइल में है ना कंपलसरी मिलिट्री सर्विस, के वहाँ के प्रत्येक नागरिक को लगभग 2 साल की मिलिट्री सर्विस जो है वो देनी पड़ती है। कुछ समय पहले अमिताभ बच्चन साहब ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि हमारे देश में भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए कि जो यंगस्टर्स हैं हमारे, तो उनको कंपलसरी मिलिट्री सर्विस में हमें ऐड करना चाहिए। तो ये नंबर 1 पॉइंट है। नंबर 2, फिनलैंड में रेगुलर डिजास्टर ट्रेनिंग होती रहती है, यानी कि वेल इक्विप्ड हैं, अप टू डेट वहाँ की मिलिट्री सर्विस है। और इतना ही नहीं, अपनी जीडीपी का 2% जितना डिफेंस के पीछे खर्च करता है फिनलैंड। तो ये 3 पॉइंट्स जिनको समझ में आ गए उनको पता चल जाएगा कि फिनलैंड जो है वो एक वेल इक्विप्ड, बेटर प्रिपेयर्ड कंट्री है व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री। अब इनके पिछले 70 ईयर्स का इतिहास आप देखेंगे, देन यू विल फाइंड कि फिनलैंड ने मिलिट्री नॉन अलाइनमेंट को फॉलो किया है। इनफैक्ट फिनलैंड की जो न्यूट्रलिटी की पॉलिसी है उससे एक शब्द भी पैदा हुआ, फिनलैंडाइजेशन। इसका मतलब यह है कि एक देश अगर न्यूट्रल है, ना तो वो सोवियत यूनियन के साथ है ना तो वो यूएसए की टीम में है, तो ऐसे देश को फिनलैंडाइजेशन की पॉलिसी को फॉलो करने वाला देश भी कहा जाता था। तो एक ऐसा देश जिसके नाम से या फिर जिनकी पॉलिसी से ये शब्द पैदा हुआ, इस देश ने फाइनली ये क्यों डिसाइड किया कि वो नेटो को ज्वाइन करेगा, अपनी न्यूट्रलिटी को क्यों यहाँ पर त्याग रहा है? द रीज़न इज़ रशिया ने यूक्रेन पर एक मिलिट्री इन्वेजन किया और तब से फिनलैंड को ये लगा कि नहीं, हमें एक और अच्छे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। नेटो का प्रोटेक्शन अगर मिल जाएगा तो फिनलैंड जो है वो और ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा, ऐसा फिनलैंड को लगा। अब नेटो के इतिहास पर नज़र डालें तो विश्व युद्ध 2 जब खत्म हुआ उसके बाद नेटो की स्थापना की गई। नेटो का मेन लक्ष्य यही था कि सोवियत यूनियन को कंट्रोल करने के लिए एक नहीं लेकिन बहुत सारे देशों को मिलकर काम करना पड़ेगा। तो 1949 में 12 देशों ने मिलकर नेटो की स्थापना की। इसमें थे बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्तुगल, यूके और यूएसए। फिर 52 में 2 और देश ऐड हुए, ग्रीस और टर्की। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर 1949 से लेकर 2020 तक जो नेटो का एक्सपांशन हुआ है, जो जो देश ऐड हुए हैं वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपको इनको सारे देशों को या फिर याद नहीं रखना है कि किस साल में कौन सा देश ऐड हुआ था, नहीं। आपको यह समझना है कि नेटो जो है वो भी धीरे धीरे करके अपने आप को एक्सपांड करता गया है और यही एक मेन रीज़न रहा है कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। 55 में जर्मनी ऐड हुआ, 82 में स्पेन ऐड हो गया, फिर 1999 में 3 देश ऐड हुए, चेचिया, हंगेरी और पोलैंड। 2004 में
बहुत सारे देश ऐड हुए, बल्गेरिया, एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया। 2009 में और 2 देश ऐड हुए, अल्बानिया और क्रोएशिया। 2017 में मोंटेनेग्रो और 2020 में फाइनली नॉर्थ मैसेडोनिया नाम का देश जो है वो ऐड हुआ। और फिर उसके बाद बात चल रही थी कि फिर ये जो यूक्रेन है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, और फिर फाइनली रशिया ने हमला बोल दिया। अब नेटो का प्रोटेक्शन इन सारे देशों को क्यों चाहिए? क्योंकि नेटो का चार्टर जो है वो ये कहता है, नेटो के रूल्स ये कहते हैं कि अगर आप किसी एक नेटो मेंबर पर अटैक करेंगे तो ये माना जाएगा कि आपने सारे नेटो मेंबर्स पर अटैक किया। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक छोटे से देश मोंटेनेग्रो या फिर नॉर्थ मैसेडोनिया पर भी अटैक किया तो यूएसए से लेकर सारे जो 30 कंट्रीज़ हैं, सारे के सारे देश जो हैं वो मिलकर आप पर अटैक करेंगे। तो यही चीज़ थी, यही प्रोटेक्शन के लिए फिनलैंड और स्वीडन दोनों ने ऑफिशियल एक एप्लीकेशन की कि हमें भी नेटो की मेंबरशिप दे दीजिए। लेकिन स्वीडन जो है इसका विरोध किया टर्की और हंगेरी ने। टर्की ने खास करके इसलिए क्योंकि स्वीडन में बहुत सारे लोगों ने कुरान को जलाया था, तो इसकी वजह से टर्की के सरकार जो है, टर्की के लोग जो हैं, उन्होंने स्वीडन का विरोध किया। अभी भी स्वीडन जो है वो नेटो का पार्ट नहीं बन पाया है, क्योंकि नेटो का रूल ये कहता है कि अगर किसी नए एप्लीकेंट या फिर नए देश को ज्वाइन करना है तो सारे के सारे मेंबर्स से ग्रीन सिग्नल मिलना चाहिए। अगर एक भी देश कहेगा कि नहीं ये देश ऐड नहीं होगा तो फिर वो देश ऐड नहीं हो सकता, राइट। ये रूल है नेटो का। लेकिन फाइनली 2023 में फिनलैंड जो है वो 31st नेटो का मेंबर बन चुका है। इसका मतलब यह है कि नेटो में अभी कितने मेंबर्स हैं? 31 मेंबर कंट्रीज़ हैं। और नेटो का रूल ये भी कहता है कि जो देश इसमें ऐड होता है तो उनको अपनी जीडीपी का 2% जो है वो डिफेंस के पीछे खर्च करना पड़ता है, और ये रिक्वायरमेंट जो है वो फिनलैंड ईजिली फुलफ़िल करता है। तो ये बात हो गई, हमने फिनलैंड के बारे में बात की, नेटो की बेसिक्स के बारे में बात की। अब देखते हैं रशिया और फिनलैंड के रिलेशंस को। वर्ल्ड वॉर 2 के पहले ये जो लेनिनग्राड नाम का शहर था, अब इसको हम सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जानते हैं। तो ये सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ से ही जो रशिया है वो अलग अलग जगहों पर आ जा सकता था, खास करके यूरोप में, राइट। तो ये लेनिनग्राड या फिर सेंट पीटर्सबर्ग को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि ये फिनलैंड से बहुत ही नज़दीक था, तो इसको बचाने के लिए, और दूसरे भी इश्यूज चल रहे थे, तो फिनलैंड के ऊपर सोवियत यूनियन ने हमला बोल दिया और फिनलैंड ने एक बहुत ही टफ फाइट दी। लेकिन कुछ अपनी जो ज़मीन है वो फिर उनको गिव अप करनी पड़ी। रशिया ने उन सारी ज़मीनों को अपने कंट्रोल में, या फिर उस समय पर सोवियत यूनियन था तो सोवियत यूनियन ने ये पोर्शन जो है वो जीत लिया। फिर इन दोनों के बीच में एक मॉस्को पीस ट्रीटी हुई और यह तय किया गया कि अब ये दोनों देश जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा जो है वो नहीं करेंगे। और एक वक्त भी था जब सोवियत यूनियन बहुत ही स्ट्रांग था, फॉर्मिडेबल फोर्स था, तो फिनलैंड नहीं चाहता था कि वो कोई भी ऐसी चीज़ करे जिससे सोवियत यूनियन जो है वो उन पर भड़क जाए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी फिनलैंड जो है वो न्यूट्रल रहा, और यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन जब बिखर गया उसके बाद भी फिनलैंड जो है वो न्यूट्रल ही रहा। तो अब ऐसी कौन सी सिचुएशन हो गई है, या फिर ऐसा क्या हो गया कि फिनलैंड जो है वो नेटो को ज्वाइन कर रहा है? ऑफ कोर्स फिनलैंड जो है उसको और ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए। अपने आप में देखें तो फिनलैंड जो है वो काफ़ी वेल प्रिपेयर्ड है, लेकिन नेटो का पार्ट जब बन जाएगा तो फिनलैंड जो है उसको और ज़्यादा सिक्योरिटी मिलेगी। तो दिस इज़ नंबर 1 रीज़न। नंबर 2, रशिया के साथ इतना कोई खास ट्रेड भी नहीं चल रहा था। ट्रेड और टूरिज्म के रिलेशनशिप थे, लेकिन उसमें भी रेवेन्यू जो है वो बहुत ही ड्रास्टिकली ड्रॉप हुआ। तो इतना कोई फाइनेंशियल नुकसान जो है वो फिनलैंड को नहीं हो रहा है अगर वो रशिया का त्याग कर रहा है। रही बात रशिया की, तो रशिया को यहाँ पर नुकसान होगा। ऑफकोर्स रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि एक वक्त था जब फिनलैंड जो है वो इंडिपेंडेंट था, फिनलैंड जो है वो एक रिस्पेक्टेबल देश माना जाता था, एक स्पेशल वॉइस था इंटरनेशनल अफेयर्स में। लेकिन अब ये एक बहुत बड़े ग्रुप का एक छोटा सा मेंबर बन चुका है। और ये भी बताया रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कि यही तो रीज़न था कि नेटो जो है वो एक्सपांड होता जा रहा है, और इसी वजह से हमने यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। तो अब रशिया क्या करेगा? रशिया अपनी वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर को और ज़्यादा मजबूत बनाएगा। और डिफेंस मिनिस्टर जो रशिया के हैं सर्गेई शोइगु, उन्होंने ये बताया कि फिनलैंड का एसेशन जो हुआ तो इसकी वजह से यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो और ज़्यादा तीव्र हो सकता है। नेटो को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, नेटो को फिनलैंड जैसा एक मिलिट्री ट्रेंड देश एक मेंबर के तौर पर मिलेगा। इसी के साथ साथ जो मैंने आपको बताया 1340 किलोमीटर लंबी बॉर्डर फिनलैंड रशिया के साथ शेयर करता है,
तो अब फिनलैंड नेटो का पार्ट बन चुका है। दैट मीन्स कि नेटो को एक और लंबी बॉर्डर जो है वो रशिया के साथ मिल जाएगी, और इस लंबी बॉर्डर पर ये जो नेटो है वो और ज़्यादा वेपन्स लगाएगा, और ज़्यादा मिसाइल्स लगाएगा, तो इसकी वजह से रशिया पर और ज़्यादा प्रेशर जो है वो नेटो क्रिएट कर सकता है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आई होप आज की इस डिस्कशन से आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ये वीडियो आपको कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जो नॉर्डिक कंट्रीज़ के बारे में मैंने आपको प्रश्न पूछा है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।